नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान का 18वां पाठ परिसंस्था को लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तुम्हारे आसपास कौन से घटक दिखाई देते हैं? क्या तुम्हारा इन घटकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध है? विचार करो। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ घटक नीचे दिए गए हैं, उनका सजीव और निर्जीव में वर्गीकरण करो। सूर्य प्रकाश, सूरजमुखी, हाथी, कमल, शैवाल, पत्थर, घास, पानी, चींटी, मिट्टी, बिल्ली, पर्णांग, हवा, शेर। परिसंस्था इकोसिस्टम हमारे चारों ओर का विश्व दो प्रकार के घटकों से बना है, सजीव और निर्जीव। सजीवों को जैविक और निर्जीवों को अजैविक घटक कहते हैं। इन सजीवों और निर्जीवों में निरंतर आंतरिक्रिया चलती रहती है। सजीव और उनका अधिवास या पर्यावरणीय घटक, इनमें परस्पर संबंध होता है। इस अन्योन्य संबंधों से ही जो विशेषतापूर्ण आकृतिबंध का निर्माण होता है उसे परिसंस्था कहते हैं। जैविक और अजैविक घटक और उसके बीच होने वाली आंतरिक्रिया, इन सब को मिलाकर परिसंस्था बनती है। परिसंस्था इकोसिस्टम। अजैविक घटक, जैविक घटक। अजैविक घटक में भौतिक घटक, रासायनिक घटक। भौतिक घटक हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मृदा, भूरचना, सूर्य प्रकाश। रासायनिक घटक असेंद्रीय पदार्थ और सेंद्रीय पदार्थ। असेंद्रीय पदार्थ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। सेंद्रीय पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोज, स्निग्ध पदार्थ। जैविक घटक में स्वयंपोषी, परपोषी विघटक। उत्पादक, स्वयंपोषी उत्पादक, हरी वनस्पति। परपोषी भक्षक प्राणी। परपोषी विघटक, सूक्ष्म जीव। प्राणी में प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, तृतीय भक्षक। परिसंस्था के ये सब घटक हैं। क्या तुम जानते हो? सूक्ष्म जीव मृत वनस्पतियों एवं प्राणियों के अवशेषों में उपस्थित सेंद्रीय पदार्थों का प्रोटीन, कार्बोज, वसा पुनः असेंद्रीय हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लौह, सोडियम, पोटेशियम पोषक द्रव्यों में रूपांतरित करते हैं, इसलिए उन्हें विघटक कहते हैं। परिसंस्था की रचना। सजीवों को जीवित रहने के लिए अलग अलग अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार उन घटकों से जुड़े रहने की उनकी क्षमता भिन्न भिन्न होती है। किसी सूक्ष्म जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो दूसरे को नहीं। कुछ वृक्षों को अधिक सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है तो कुछ वनस्पतियां कम सूर्य प्रकाश में अर्थात छाया में अच्छी बढ़ पाती हैं। परिसंस्था के प्रत्येक अजैविक घटक का उदाहरणार्थ हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता इत्यादि का उसमें रहने वाले सजीवों या जैविक घटकों का परिणाम होता है। किसी परिसंस्था में कौन से सजीव जीवित रह सकते हैं और उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, यह उस परिसंस्था के अजैविक घटकों पर निर्भर होता है। सजीव परिसंस्था के अजैविक घटकों का निरंतर उपयोग करते रहते हैं या उत्सर्जित करते रहते हैं, इसलिए परिसंस्था के जैविक घटकों के कारण अजैविक घटकों का अनुपात कम अधिक होता रहता है। परिसंस्था के प्रत्येक सजीव घटक का आसपास के अजैविक घटकों पर परिणाम होता है, जिसका सीधा परिणाम परिसंस्था के अन्य सजीवों पर भी होता है। परिसंस्था का प्रत्येक सजीव उस संस्था में रहते हुए संचलन करते हुए विशिष्ट भूमिका निभाता है। इस सजीव का परिसंस्था के अन्य सजीव के संदर्भ में स्थान और उसके द्वारा निभाने वाली भूमिका को निश कहते हैं। उदाहरण, बगीचे में बढ़ने वाला सूरजमुखी का पौधा हवा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और मधुमक्खी, चींटी आदि कीटकों को भोजन तथा अधिवास प्रदान करता है। अजैविक घटक पोषक तत्व, सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल, खनिज आदि। मुक्त पोषक तत्वों का पुनर्चक्रीकरण होता है। सूक्ष्म जीव विघटक, ऊष्मा। जैविक घटक प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक भक्षक। जैविक घटक वनस्पति उत्पादक, ऊष्मा। वनस्पतियों से प्राणी भोजन ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व मुक्त होते हैं। मृत शरीरों का विघटन होता है, ऊष्मा। परिसंस्था के घटकों की आंतरक्रिया। उपर्युक्त आंतरक्रिया में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है? अजैविक घटक उत्पादकों को कैसे प्राप्त होते हैं? भक्षक भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अधिकांश परिसंस्थाएं काफ़ी क्लिष्ट होती हैं, जिसमें पाए जाने वाले सभी सजीवों की प्रजातियों में संख्यात्मक एवं गुणात्मक विविधताएं पाई जाती हैं।
हमारे भारत जैसे देश में उष्णकटिबंधीय भागों की परिसंस्था में केवल कुछ गिनी चुनी प्रजातियों के सजीव ही बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बचे हुए अधिकांश वनस्पति और प्राणियों की प्रजाति की संख्या बहुत ही कम होती है। कुछ प्रजातियों की संख्या तो नगण्य होती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की परिसंस्थाएं हैं। हर जगह की परिसंस्था अलग अलग होती है। उदाहरण जंगल, तालाब, सागर, नदी आदि परिसंस्था का आकार, स्थान, हवा की स्थिति, वनस्पति और प्राणी की इन विशेषताओं के अनुसार परिसंस्थाओं के कुछ प्रकार होते हैं। जीवमंडल में अनेक परिसंस्थाएं कार्यान्वित होती हैं। उनके आसपास के पर्यावरण के अनुसार उनके विशेषतापूर्ण कार्य चलते हैं। पृथ्वी पर ऐसी अनेक परिसंस्थाएं निर्माण हुई हैं। पृथ्वी पर स्थित ये परिसंस्थाएं यद्यपि मोटे तौर पर स्वतंत्र सा या भिन्न दिखाई देती हैं, फिर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी परिसंस्थाओं को हम पूरी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, परंतु विशेषताओं के आधार पर, कार्यप्रणाली के आधार पर, उसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर परिसंस्थाओं के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर विज्ञान के विकास के साथ ही नए शब्दों का निर्माण भी होता रहता है। इकोसिस्टम शब्द का भी कुछ ऐसा ही है। परिसंस्था ऐसा हमने इस शब्द का हिंदी में अनुवाद किया है। सन 1930 की बात है। राय क्लफाम इस वैज्ञानिक को एक प्रश्न पूछा गया था कि पर्यावरण की भौतिक तथा जीवशास्त्रीय घटकों का परस्पर संबंध का सम्मिलित रूप से विचार एक ही शब्द में कैसे व्यक्त करोगे। इस पर उन्होंने उत्तर दिया था इकोसिस्टम। इस शब्द को आगे चुनकर क्लफाम के सहकर्मी A.G. टांसले ने 1935 में सर्वप्रथम प्रचार में लाया। इकोसिस्टम को जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी ऐसा भी कहा जाता है। पृथ्वी के कुछ बड़े भागों में काफ़ी बड़े क्षेत्र की जलवायु और अजैविक घटक सामान्यतः एक जैसे होते हैं। उस भाग में रहने वाले सजीवों में समानता दिखाई देती है। इसलिए एक विशिष्ट स्वरूप की परिसंस्था एक बड़े क्षेत्र में तैयार होती है। ऐसी बड़ी परिसंस्था को बायोम्स कहते हैं। इन बायोम्स में कई छोटी परिसंस्थाओं का समावेश होता है। पृथ्वी स्वयं एक विशाल परिसंस्था है। पृथ्वी पर दो मुख्य प्रकार की बायोम्स पाए जाती हैं: भू परिसंस्था, जलीय परिसंस्था। भू परिसंस्था जो परिसंस्था केवल भूमि पर ही अर्थात जमीन पर ही होती है या अपना अस्तित्व बनाती है, उसे भू परिसंस्था कहते हैं। अजैविक घटकों का वितरण भूतल पर असमान है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की परिसंस्थाओं का निर्माण हुआ है। उदाहरण घास वाले प्रदेश की परिसंस्था, सदाहरित जंगल की परिसंस्था, उष्ण रेगिस्तान की परिसंस्था, बर्फीले प्रदेश की परिसंस्था, टैगा प्रदेश की परिसंस्था, विषुववृत्तीय वर्षा वनों की परिसंस्था आदि। घास वाले प्रदेश की परिसंस्था, जिस प्रदेश में वर्षा का अनुपात बड़े बड़े वृक्षों की वृद्धि के लिए अपर्याप्त होता है, उस जगह घास वाले प्रदेश तैयार होते हैं। इस प्रकार की परिसंस्था में घास की वृद्धि बड़ी मात्रा में होती है। बड़ा ग्रीष्म ऋतु और पर्याप्त वर्षा के कारण कम ऊंचाई वाली बौनी वनस्पतियों की वृद्धि होती है। बकरी, भेड़, जिराफ, ज़ेब्रा, हाथी, हिरण, चीता, बाघ, शेर आदि प्राणी इन प्रदेशों में पाए जाते हैं। उसी प्रकार विभिन्न पक्षी, कीटक और सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। जानकारी प्राप्त करो, घास वाले प्रदेशों को किन कारणों से खतरे उत्पन्न होने की संभावना होती है। एशियाई चीते की प्रजाति पिछली शताब्दी में नष्ट क्यों हो गई। एशियाई चीता इंटरनेट पर देखो तथा वर्णन करो। घास वाला प्रदेश का चित्र यहाँ दिखाया गया है। घास वाले प्रदेशों की परिसंस्था संबंधी निम्न तालिका पूर्ण करो। गाजर घास, तिड़ाग्र, दूब, हरियाल। उत्पादक: प्राथमिक भक्षक गाय, हिरण, गिलहरी, लेप्टोकार्सिया। द्वितीय भक्षक सांप, पक्षी, लोमड़ी, सिया। तृतीय भक्षक शेर, तरस, गिद्ध, चील। विघटक: फ्यूजेरियम अल्परजिलस। क्या तुम जानते हो दुधवा, यह जंगल पिछली 1.5 सदी से एक सिंगी गेंडों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान था, परंतु मुक्त और अंधाधुंध शिकार के कारण 20वीं सदी में यह प्राणी वहां से लुप्त हो गया। 1 अप्रैल 1984 को गेंडों का यहाँ पुनर्वसन किया गया। पिंजड़ों में उनका प्रजनन कर बाद में गेंडे प्रकृति में अधिवास के लिए छोड़ दिए गए। सबसे पहले 27 चौरस किलोमीटर घास वाला प्रदेश या वन जिसमें 12 महीनों जल उपलब्ध हों, ऐसे भूभाग को इस कार्य के लिए निश्चित किया गया। उसी प्रकार से 2 निरीक्षण केंद्र स्थापित किए गए। इन प्रयत्नों को अच्छी सफलता मिली है। क्या वृक्ष यह स्वतंत्र परिसंस्था है?
सदाबहार वनों की परिसंस्था। यह प्रकृति निर्मित परिसंस्था है। जंगल में विविध प्रकार के प्राणी वृक्ष एक ही जगह पर होते हैं। अजैविक घटकों में जमीन में तथा हवा में रहने वाले सेंद्रीय और असेंद्रीय घटक, जलवायु, तापमान, वर्षा, ये घटक भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान गीर किस राज्य में है? दाचीगाम, रणथंभौर, दाजीपुर, काजीरंगा, सुंदरबन, मेलघाट, पेरियार, ये सब अभ्यारण्य किन राज्यों में पाए जाते हैं? इस तालिका को पूर्ण करो, इंटरनेट के माध्यम से इसको खोजो। जंगल परिसंस्था के विभिन्न घटकों की जानकारी लिखो। डिप्टोकार्पस, सागौन, देवदार, चंदन प्राथमिक भक्षक, चींटी, टिड्डा, मकड़ी, तितली द्वितीय भक्षक, सांप, पक्षी, गिरगिट, लोमड़ी तृतीय भक्षक, बाज, बाघ, चीता, बेकटक, अस्परजिलस, पॉलीकार्पस। क्या तुम जानते हो भारत में लगभग 520 अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में अनेक प्रकार की परिसंस्थाओं का संरक्षण होता है। सफेद तेंदुए जैसे अत्यंत दुर्लभ प्राणी की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा अभयारण्य दी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यह है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, यहाँ हाथी, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, अरना भैंसा, बिजोन, हिरण, बाघ, तेंदुए इनके जैसे अनेक प्राणियों का संरक्षण होता है। भरतपुर का अभयारण्य जलाशयों के किनारे रहने वाले पक्षियों के लिए विश्वविख्यात है। रणथंभौर का अभयारण्य पट्टे वाले बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में स्थित गिर का जंगल अर्थात रौबदार एशियाई शेरों का विश्व में एकमात्र आश्रय स्थल है। जलीय परिसंस्था पृथ्वी पर 71% भूभाग पानी से व्याप्त है, केवल 29% भाग पर जमीन है, इसलिए जलीय परिसंस्था का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक परिसंस्था में जलीय परिसंस्था अभिक्षेत्रीय दृष्टि से अधिक व्यापक है। जल परिसंस्था में निम्न प्रकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उदाहरण के लिए मीठे पानी की परिसंस्था, खारे पानी की परिसंस्था, खाड़ी परिसंस्था। मीठे पानी की परिसंस्था, इस परिसंस्था में नदी, तालाब, झील, सरोवर इनका समावेश होता है। इस परिसंस्था में नदी द्वारा और पानी के द्वारा प्रवाह द्वारा ऊर्जा संक्रमित होती है। जल भाग की तली में असंख्य कीटक होते हैं और वे वनस्पतियों और प्राणियों के मृत शरीर पर विघटन का कार्य करके उनका अजैविक घटकों में रूपांतरण करते हैं। तुम्हारे आसपास की ऐसी परिसंस्था का निरीक्षण करो, उस आधार पर नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। उत्पादक जलीय वनस्पति अलगी, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रिला, अझोला, निटेला, टाइफा, पिस्टिया, स्कार्निया। जलीय कीटक घोंघा, एनेलिडस। द्वितीय भक्षक छोटी मछलियां, मेढक। तृतीय भक्षक बड़ी मछलियां, मगरमच्छ, बगुला, बिघटक, जीवाणु, फफूंदी। हमारे परिवेश की नदी, तालाब, झील ये परिसंस्थाएं सुरक्षित हैं क्या? खारे पानी की सागरी परिसंस्था, इस परिसंस्था में सागरी वनस्पतियों की वृद्धि होती है। शैवाल पर उपजीविका चलाने वाली छोटी मछलियां, झींगे बड़े पैमाने पर उतले भाग में दिखाई देते हैं। सागर के मध्य भाग में कम संख्या में जलचर दिखाई देते हैं। बड़ी मछलियां ये द्वितीय भक्षक होती हैं। समुद्र में पोषक तत्व बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं। सागर की तली में विघटकों की संख्या अधिक होती है। मृत वनस्पति, मृत प्राणी और अनुपयोगी पदार्थ सागर की तली में जमा हो जाती है। उस पर सूक्ष्म जीवाणु विघटन का कार्य करते रहते हैं। इंटरनेट मेरा मित्र, समुद्री परिसंस्था में मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण घटित हुई दुर्घटनाओं की जानकारी प्राप्त करो। खाड़ी परिसंस्था यह सागरी परिसंस्था से अलग कैसे, इसकी जानकारी प्राप्त करो। विचार करो, दिविजा आज पहाड़ी पर टहलने गई, वहां फूलों पर मधुमक्खियां मंडरा रही थी। उसमें से एक मधुमक्खी दिविजा के पास आई और उसके हाथ पर डंक मारा। उस डंक से के दर्द से दिविजा तिलमिला और गुस्से से बोली, विश्व की सभी मधुमक्खियां नष्ट हो जाएं। फिर उसने विचार किया, वास्तव में मधुमक्खियां नष्ट हो गई तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा शहद खाने नहीं मिलेगा, इतना ही ना। तुम दिविजा को क्या कहोगे? मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण होने वाले परिसंस्थाओं का विनाश। मनुष्य की विभिन्न कृतियों का परिसंस्था के कार्य पर घातक परिणाम होता है, जिससे परिसंस्था का विनाश होता है। उदाहरण, खदान कार्य और बड़ी मात्रा में वृक्षों की कटाई से जमीन का उपयोग बदल सकता है। उसके साथ साथ सजीव और निर्जीव घटकों के आपसी तालमेल पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। विभिन्न मानवीय प्रक्रियाएं एवं कृतियाँ परिसंस्थाओं पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालती है। किसी विशिष्ट प्रकार की परिसंस्था का दूसरी परिसंस्था में रूपांतरण होने से लेकर तो किसी प्रजाति के नष्ट होने तक ऐसे दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। परिसंस्था के विनाश का कारण बनने वाली कुछ मनुष्य द्वारा की जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं एवं कृतियाँ, जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। परिसंस्था में मनुष्य प्राणी भक्षक इस समूह में आता है। सामान्य परिस्थिति में परिसंस्था मनुष्य को उसकी जरूरत से जितनी चीज़ें आसानी से पूर्ण कर सकती हैं, परंतु जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बेशुमार साधन संपत्ति का उपयोग करता रहा। जीवन शैली में आए नए बदलावों के कारण मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम जरूरत की चीज़ों की तुलना में
अनावश्यक चीज़ों की मांग बढ़ने लगी है, जिससे परिसंस्था पर तनाव बढ़ गया है और वर्ज्य पदार्थों का अनुपात भी बड़ी मात्रा में बढ़ गया है। शहरीकरण। बढ़ते हुए शहरीकरण की निरंतर चल रही प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त घरों का निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जमीन, दलदल वाला भाग, जलाशयों का क्षेत्र, जंगल, घास वाले प्रदेशों का उपयोग हो रहा है। इसलिए परिसंस्था में होने वाले मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण परिसंस्था पूर्ण रूप से बदलती है या नष्ट हो जाती है। औद्योगिकीकरण और यातायात। बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के लिए लगने वाला कच्चा माल प्राकृतिक वनों को तोड़कर प्राप्त किया जाता है, जिससे जंगलों का नाश होता है। यातायात में होने से उसकी सुविधाओं को बढ़ाते समय कई बार जंगलों से या जलाशय सी जगहों पर रास्तों या रेल मार्ग का जाल फैलाया जाता है। पर्यटन। प्रकृति का निरीक्षण, मनोरंजन और धार्मिक दर्शनों के लिए बड़ी मात्रा में पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए आते हैं। इन पर्यटकों के लिए ऐसी जगहों के परिसर में बड़े पैमाने पर मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे स्थानीय परिसंस्था पर अतिरिक्त तनाव आकर उसका बड़ी मात्रा में नाश होता है। तुम्हारे परिसर के किसी पर्यटन केंद्र में जाकर वहाँ की परिसंस्था की जानकारी प्राप्त करो, उस पर पर्यटन के कारण होने वाले परिणामों को खोजो। बड़े बांधों के कारण बड़े पैमाने में जमीन पानी के नीचे चली जाती है, जिससे उस भाग के जंगल और घास वाले प्रदेशों का जलीय परिसंस्था में रूपांतरण हो जाता है। बांधों के कारण नदी के निचले भाग के पानी का प्रवाह कम हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप पहले बहते हुए पानी में तैयार हुई परिसंस्थाएं नष्ट हो जाती हैं। बांधों के कारण कौन से जैविक घटकों का परिणाम हुआ? नदी के बहते पानी के जैविक घट पर क्या परिणाम होता है? युद्ध। जमीन, पानी, खनिज संपत्ति या किसी आर्थिक और राजकीय कारणों से मानवीय समूहों में स्पर्धा और मतभेदों से युद्ध होता है। युद्ध में बड़े पैमाने पर बम वर्षा, सुरंग विस्फोट किए जाते हैं। इसमें केवल जी हानि ही नहीं होती, ऐसा नहीं है तो प्राकृतिक परिसंस्थाओं में बड़े बदलाव होते हैं या वे नष्ट भी हो जाती हैं। इस प्रकार भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण और मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण कुछ प्राकृतिक परिसंस्थाओं का अलग प्रकार की परिसंस्थाओं में रूपांतरण होता है। कुछ परिसंस्थाओं का विनाश होता है तो कुछ परिसंस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। प्राकृतिक परिसंस्था जीवमंडल का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए उनका संरक्षण करना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।